मोबाइल ऑन ही रखना सचिन। यस सर। ठीक है, अब दिख रहा है सबको पोस्चर? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, तो बता ही दिए कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा बहुत जो है रिवीजन करा देते हैं तुम लोगों का। यस सर। सबसे पहले पोस्चर का डेफिनेशन, पोस्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना? यस सर। आ रही ना आवाज बच्चे? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर लो, कंटिन्यू करेंगे। सो हाउ टू डिफाइन पोस्चर? इट इज द एटीट्यूड assumed by body either with support during muscular inactivity or by means of coordinated action of many muscles working to maintain स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पोजीशन, कोई भी पोजीशन जो बॉडी एज्यूम करती है, चाहे जैसे कि आप सो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो कोई भी इस तरीके की जो एक्टिविटी है या इस तरीके का जो पोजीशन है उसको पोस्चर बोलते हैं। और ये कैसे होता है? ये दो तरीके से मेंटेन हो सकता है। अगर आपका मसल्स जो है वो हेल्दी है और आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है, तो विथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल, विथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल, और अगर मसल की कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में सपोर्ट से, जैसे कि अगर किसी को पैरालिसिस है तो उस कंडीशन में उसको क्या देते हैं, मान लीजिए हेमिप्लेजिया हुआ तो हम लोग क्या देते हैं, स्टिक दे देंगे। पैराप्लीजिया है तो सपोर्ट के साथ उसको क्या दे सकते हैं, वॉकर दे सकते हैं, माने इस तरीके के कंडीशंस में। तो पोस्चर आगे क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्चर। पहला क्या है? इनएक्टिव पोस्चर, और दूसरा क्या है? एक्टिव पोस्चर। अब इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है ये देखेंगे। दीज आर एटीट्यूड अडॉप्टेड फॉर रेस्टिंग और स्लीपिंग। मतलब जो हम रेस्ट करते हैं या रात में सोते हैं, वो जो पोस्चर होता है वो कैसा पोस्चर होता है? इनएक्टिव पोस्चर होता है। दे आर मोर सुटेबल फॉर द पर्पस when all essential muscular activity which are required to maintain life is reduced to a minimum. The function of respiration and circulation are preferred to maintain the function of all body parts. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम सोते हैं या रेस्ट करते हैं तो बॉडी क्या करती है? बॉडी करती है क्या कि जो एक्टिविटी अपने को जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रेस्पिरेशन, सांस लेना, और उसका सर्कुलेशन, हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में बॉडी को, हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो जो एसेंशियल फंक्शन है और जो मिनिमम रिक्वायर्ड फंक्शन है फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मेंटेन करना, और बाकी पूरी बॉडी को क्या करना है? बाकी पूरी बॉडी को क्या करना है? रेस्ट करना है, ताकि एनर्जी को स्टोर किया जाए। तो इस तरीके का पोस्चर जहां पे केवल एसेंशियल, बॉडी के एसेंशियल फंक्शन को मेंटेन किया जाए और ऑल अदर मस्कुलर एक्टिविटी जो है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, उस पोस्चर को इनएक्टिव पोस्चर बोलते हैं। अगला क्या है? एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर क्या होता है? जब बहुत सारे मसल्स का इंटीग्रेटेड फंक्शन रिक्वायर होता है किसी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पोस्चर। जैसे द इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल्स आर होना चाहिए, देखो ये है, मेनी मसल्स are required to maintain active posture.
अब एक्टिव पोस्चर भी दो तरीके के होते हैं, ध्यान करना। पहले हमने बताया पोस्चर को डिफाइन किया, फिर क्या बोला, पोस्चर दो तरीके के होते हैं, इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। अब इनएक्टिव के बाद एक्टिव पोस्चर जब आए तो एक्टिव पोस्चर भी दो तरीके के होते हैं, पहला हुआ स्टैटिक पोस्चर और दूसरा हुआ डायनेमिक पोस्चर। अब स्टैटिक पोस्चर क्या होता है ये देखो, a constant pattern of posture is maintained by the interaction of, ये interaction एक साथ पढ़ना, maintained by the interaction of group of muscles which work more or less statically to stabilize the joint and in opposition to gravity or other forces. In the erect posture, they preserve a state of equilibrium. The body and its segments are aligned and maintained in certain position. तो क्या हुआ, स्टैटिक पोस्चर का मतलब क्या हुआ कि जो मसल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर करके एक पर्टिकुलर स्टेबल पोजीशन को मेंटेन करते हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। या सिंपल अगर ऐसे समझने के लिए बोले तो ऐसा पोस्चर जो स्टैटिक हो उसको स्टैटिक पोस्चर कहेंगे। अगला आ जाओ, डायनेमिक पोस्चर। दिस टाइप ऑफ एक्टिव पोस्चर इज रिक्वायर्ड to form an efficient basis of movement. The pattern of posture is constantly modified and adjusted to meet the changing circumstances which arises as the result of movement. मतलब जो भी हमको मूवमेंट करना है, मान लिया हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है या चलना ही है, तो उस तरीके को पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो पोस्चर चाहिए उसको डायनेमिक पोस्चर बोलते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं, जहां पे जैसे स्टैटिक पोस्चर में जब आदमी स्थिर रहता है तो उसको स्टैटिक पोस्चर बोलते हैं, जब आदमी चलता फिरता रहता है, हाथ पैर हिलाता रहता है, तो उसको डायनेमिक पोस्चर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं। अगला आ जाओ, द पोस्चरल मैकेनिज्म और पोस्चरल कंट्रोल। जो पोस्चर होता है उसका कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहला कौन सा है, मसल्स। आगे डायग्राम भी आएगा, देख करके बता देंगे तुमको। मसल्स क्या करता है काम, ये देखो। द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल वर्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक पोस्चर वेरीज कंसिडरेबली विथ द पैटर्न ऑफ पोस्चर। क्या बोल रहा है कि जो मसल का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका इंटेंसिटी है, किस चीज के लिए, मसल के काम करने का। तो मतलब कितने मसल इन्वॉल्व होंगे और कितना ताकत लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पोस्चर स्टैटिक है या डायनेमिक है, और उसी के आधार पे क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, उसी को बोल रहा है। द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल वर्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ static and dynamic posture varies considerably with the pattern of posture. मतलब जैसे जैसे पोस्चर का पैटर्न चेंज होगा वैसे वैसे मसल का जो इंटेंसिटी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा वो चेंज होगा। The groups of muscles most frequently employed are those which are used to maintain erect position of body while working to counteract the effect of gravity। क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी को एरेक्ट पोजीशन में खड़ा करना है या मेंटेन करना है तो क्या होगा, वो ग्रुप वाले मसल एक्ट करेंगे जो कि ग्रेविटी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में दोगे तो अगर हम नी जॉइंट का देखते हैं तो क्वाड्रिसेप्स हो जाएगा, और अगर बैक के लिए देखते हैं तो बैक एक्सटेंसर हो जाएगा। वही आगे लिखा है, दे आर कंसिक्वेंटली नोन एज एंटी ग्रेविटी मसल्स। मतलब जो मसल्स, जो ग्रुप ऑफ मसल्स या मसल्स बॉडी को
एरेक्ट पोजीशन, देखो बीच बीच में कोई आ रहा है फिर बोलेगा कि बाद में एडमिट नहीं करते हैं सर, तो दिक्कत होता है ना बच्चे, टाइम पे आया करो। हाँ देखो भूल गए। तो क्या होता है कि जो एंटी ग्रेविटी मसल होते हैं वो बॉडी को एरेक्ट पोजीशन में खड़ा करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करके। एंड देयर एक्शन विथ रिगार्ड टू जॉइंट्स, जॉइंट्स ये भी गड़बड़, जॉइंट्स आर usually that of extensors, they are mainly involved for erect posture। मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती हैं वो मेनली एक्सटेंसर्स होती हैं। मेनली एक्सटेंसर मसल जो होती है वो क्या होती है? एंटी ग्रेविटी मसल होती है, और ये एरेक्ट पोजीशन में, बॉडी को एरेक्ट पोजीशन में मेंटेन करने के लिए वर्क करती है। ग्रेविटी मोटिव, देखो आगे आ गया ना, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ग्रेविटी मोटिवेट्स फॉर फ्लेक्शन, सो टू कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एक्सटेंसर, so if antagonistic muscles are acting actively, the agonist action will be cancelled। सीधी सी उपाय है, सीधा सा मतलब है कि ग्रेविटी का टेंडेंसी क्या होता है कि बॉडी को फ्लेक्शन में लाना, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को एक्सटेंशन में ले जाना पड़ेगा। तो कौन सा मसल एक्ट करेगा? एक्सटेंसर मसल होगा। और ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मसल्स का मतलब ये हुआ कि एंटी ग्रेविटी मसल जो ग्रेविटी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी वही बॉडी के एरेक्ट पोजीशन को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये तुम्हारा मसल का काम हो गया। अब आ जाओ अगला, नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में देखो ये सारे आई ईयर मसल्स ज्वाइंट हैं, सारे आगे के हैं, सारे परसेप्शन है। क्या है? परसेप्टर है, मतलब रिसेप्टर ऑर्गन। तो क्या करते हैं? ये सब सारी चीजें जो अपने परसेप्शन होते हैं उसको रिसेप्ट करते हैं, और उसके बाद ये हायर सेंटर में भेजते हैं। फिर इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम या हायर सेंटर्स जो है वो इफेक्टर ऑर्गन को आदेश देते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन कौन होता है? मेनली मसल्स होता है। उसी का ये डायग्राम है, बेसिकली रिफ्लेक्स आर्ट टाइप का ये डायग्राम है। The postures are maintained or adapted as a result of neuromuscular coordination। यहां से सारे क्या हुआ? रिसेप्टर ने क्या किया? हायर सेंटर को क्या किया? इंफॉर्मेशन भेजा। हायर सेंटर ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को क्या किया? इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट कर करके इफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल को आदेश दिया। तो इस तरीके से बॉडी का कंट्रोल होता है। The appropriate muscles being innervated by means of very reflex mechanism। पोस्चरल रिफ्लेक्स, डेफिनेशन के डिफाइन कैसे करते हैं पोस्चरल रिफ्लेक्स को? पहले रिफ्लेक्स समझो। A reflex is an efferent response to an afferent stimulus। सीधा सा अभी आप लोगों को पीछे दिखाया ना मैंने, क्या दिखाया? आई, ईयर, मसल्स, जॉइंट और स्पिंडल जो भी है ये रिसेप्टर ऑर्गन है। ये एफरेंट होंगे। एफरेंट फाइबर्स क्या करेंगे? हायर सेंटर में क्या करेंगे? हायर सेंटर में इंफॉर्मेशन भेजेंगे और उसके थ्रू नीचे आदेश आएगा। वही बोल रहा है, अ रिफ्लेक्स इज बाय डेफिनेशन एन इफरेंट रिस्पॉन्स। जो रिफरेंस जाते हैं वो चूंकि इफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है इफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट, इफरेंट रिस्पॉन्स मतलब जो नीचे की बात है, मोटार जो हुआ वो इफरेंट हुआ और एफरेंट जो हुआ वो लेके जाएगा। तो एन एफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट स्टिमुलस। द इफरेंट रिस्पॉन्स in this instance is a motor one। मतलब
जो मसल पे वर्क करेगा, तुम लोगों को बताया था ना मोटार यूनिट, तो मोटार यूनिट के थ्रू काम करता है। द एंटी ग्रेविटी मसल्स बीइंग द प्रिंसिपल इफेक्टर ऑर्गन। After afferent stimuli arises from a variety of sources all over the body. The most important receptor being situated in the body are कौन से होंगे? आई, ईयर एंड द मसल इटसेल्फ। आज इतना ही रखेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करो। जो कैसे नर्वस कंट्रोल कैसे करता है? ईयर, आई, मसल्स, ज्वाइंट, जो भी है, जो भी वहां पे रिसेप्टर ऑर्गन है, वो क्या करेंगे? वो स्टिमुलस को या जो रिसेप्ट करेंगे उसको कहां भेजेंगे? हायर सेंटर में। फिर हायर सेंटर वर्क करेगा, जो ऊपर जाएंगे, जो ऊपर स्टिमुलस जाता है उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट स्टिमुलस, और जो नीचे आदेश आता है उसको बोलते हैं इफरेंट। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब एक काम करो, आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो बताओ, माइक ऑन करके। आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा। बच्चे, बेटा, हेलो, कोई माइक ऑन करो बेटा। यस सर। सचिन, यस सर। बेटा, और कोई भी माइक ऑन करके सचिन कुछ पूछना है तो बताओ, जितना आज बताए हैं उसमें। नो सर। एक बार हम फिर समराइज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी मुझसे इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट करोगे तभी तो काम बनेगा। देखो, हमने पहले स्टार्ट किया पोस्चर। पोस्चर बहुत सिंपली क्या बोलते हैं? इट इज एन एटीट्यूड अज्यूम्ड बाय द बॉडी। मेन एक लाइन में बता रहे हैं। पोस्चर दो तरीके के होते हैं, इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। साथ में बोलिए आप लोग, इनएक्टिव पोस्चर और एक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव पोस्चर को कौन कौन से होते हैं? इनएक्टिव पोस्चर स्लीपिंग और रेस्टिंग के जो पोस्चर होते हैं उसको इनएक्टिव पोस्चर बोलते हैं। इसमें मसल वर्क मिनिमल होता है और जो बॉडी की एसेंशियल फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है दूसरी एक्टिविटीज पे। उसके बाद एक्टिव पोस्चर क्या होता है? एक्टिव पोस्चर में दो तरीके। एक्टिव पोस्चर क्या होता है? जब बॉडी एक्टिव होती है तो उस पोस्चर को क्या बोलते हैं? एक्टिव पोस्चर। ये दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक पोस्चर वो होता है जब बॉडी स्टैटिक हो, डायनेमिक पोस्चर वो होता है जब बॉडी मूव कर रही हो या ऐसा पोजीशन एज्यूम करे जिसपे कि मूवमेंट पॉसिबल हो, मतलब हम खड़ा होकर के हाथ हिला सकें या चलने का कोशिश कर सकें। इस तरीके के पोस्चर को डायनेमिक पोस्चर बोलते हैं। अगला क्या है? पोस्चरल मैकेनिज्म। पोस्चरल मैकेनिज्म के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें आपको पहला पार्ट हमने बताया मसल्स। मसल्स में सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती हैं, मतलब एक्सटेंसार मसल्स, जो कि बॉडी को एरेक्ट करने में मदद करती है। और दूसरा क्या है? नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है? रेफ्लेक्स के थ्रू। रिफ्लेक्स क्या होता है? एन इफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट स्टिमुलस। जो अपने रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं? जो स्टिमुलस होता है उसको परसीव करते हैं और परसीव करने के बाद ऊपर हायर सेंटर में भेजते हैं। हायर सेंटर क्या करते हैं? इफरेंट फाइबर के थ्रू जो इफेक्टर ऑर्गन होता है उसको आदेश देते हैं कि आपको ऐसा एक्ट करना है। और मेनली पोस्चर के केस में मेन जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका मसल्स। तो इसके थ्रू वर्क करता है। और उसी का आगे बताया कि कौन कौन से जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो वर्क करेंगे, मसल्स, आई, ईयर एंड जॉइंट। तो आज का भैया इतना ही रख रहे हैं, फिर आगे देखना। फिर अगर कुछ पूछना होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑलवेज यू कैन आस्क। अभी भी किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी क्लास नहीं खत्म कर रहे हैं।